हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल गुड? चलो अच्छी बात है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। तो अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। सो नाउ टेल मी व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशंस? आइडियल सॉल्यूशंस। नाउ टेल मी व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशंस? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। सो राइट डाउन द पॉइंट। These solutions follow Rod's law. These solutions follow Rod's law. अब Rod's law क्या होता है? हमने Rod's law पढ़ा था, तो क्या होता है? अब मुझे आप इसकी एक बार फॉर्मूला बता दो, क्या होता है? PT is equals to P naught A x A प्लस P naught B x B। ये आपका रॉल्स लॉ का फॉर्मूला होता है। अब इनका कहने का मतलब है आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और रॉल्स लॉ में हमें क्या लिया था? PT is equals to P naught A x A प्लस P naught B x B। चलो ये बात तो हमें समझ आ गई। अब ये चीज अप्लाई कैसे करें? तो जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, मतलब कि या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी पहले से कि PT की वैल्यू ये है, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो आपके किसके इक्वल आनी चाहिए? जो आप खुद से कैलकुलेट करके, जो थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट करें खुद से, वो उसके इक्वल होनी चाहिए। जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के अगर इक्वल है तो दैट मीन्स कि वो रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। एंड इसका मतलब क्या है कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ। इतनी बात समझ आई? अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? कि जो रियल सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल नहीं होते। कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट तो नहीं होती, कोई भी चीज़ एकदम आइडियल तो नहीं होती। आइडियल अगर कोई चीज़ है तो उसे हमें बनाना पड़ता है। तो आइडियल सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो नो, राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नो रियल सॉल्यूशन इज आइडियल। नो real solution is ideal। अब रियल सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कैसे बना सकते हैं? रियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं बट उनकी एग्जिस्टेंस कराई जा सकती है। तो वो कैसे कराई जा सकती है? एट वेरी हाई डाइल्यूशन। सो राइट डाउन द पॉइंट, अ रियल सॉल्यूशन and very high dilution and very high dilution can behave ideal। ये बात समझ आई कि जो रियल सॉल्यूशन होते हैं अगर हम उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें तो वो आइडियली बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। अब हाई डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो। जैसे हमने चीनी और पानी का एग्जाम्पल लिया था, तो चीनी बहुत ज़्यादा कम हो, शुगर कितनी हो? बहुत ही ज़्यादा कम, और उसमें जो हम वाटर का अमाउंट डाल रहे हैं वाटर बहुत ही ज़्यादा हो। तो एट वेरी हाई डाइल्यूशन कोई भी रियल सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा? आइडियल बिहेव करेगा। तो अब इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक लिक्विड लिया जिसमें AA बॉन्ड का इंट्रैक्शन हो रहा है, एक मैंने लिक्विड लिया जिसमें BB का इंट्रैक्शन हो रहा है, BB मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन हो रहा है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को सॉल्यूशन बना दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब मैं दोनों को मिक्स करूंगी तो मेरा AB टाइप सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने AA को तो मान लिया सॉल्यूट
बी बी को मान लिया सॉल्वेंट, तो मेरा क्या बना, ए बी का एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक बात। अब इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल्स के बीच में है उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितनी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होनी चाहिए, ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर ये कंडीशन लग रही है तो दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइडियल है। तो मतलब कि हमारी जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ए मॉलिक्यूल्स के बीच में और बी बी मॉलिक्यूल्स के बीच में और ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सब मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर सेम है, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में, जितनी फोर्स के साथ ए जुड़े हुए हैं उतनी ही फोर्स के साथ बी जुड़े हुए हैं, और सॉल्यूशन जब हमने बनाया उतनी ही फोर्स के साथ ए बी मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स कि अगर सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो ये क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। इतने में कोई दिक्कत? तो इसको आप लिखेंगे इफ इंटरमॉलिक्यूलर, इसको if intermolecular force of attraction between AA bonds and BB bonds is nearly equal to the force between AB bonds। बस मैंने क्या करा, जो आपको समझाया है उसको ही वर्ड्स में लिख दिया, जिससे कि आपको आगे याद रहे कि मैंने आपको समझाया क्या था। क्या लिखा है यहाँ पर, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है किसके बीच में, बिटवीन AA बॉन्ड्स एंड BB बॉन्ड्स। अगर AA बॉन्ड्स में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, BB में भी इतनी है और AB में भी इतनी ही होनी चाहिए। तो if intermolecular force of attraction between AA bonds and BB bonds is nearly equal to the force between AB bonds, तो ये आपका can behave ideally। तो ये आपका कैसे behave करेंगे, तो ये जो आपका solution होगा वो कैसे behave करेगा, ideally। तो leads to the formation of ideal solution। ये बात समझ आई? तो सब इसे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक कंडीशंस। अब कुछ कंडीशंस भी होती होंगी जिसपे हमारा आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। So write down the heading thermodynamic conditions। Thermodynamic conditions। नंबर वन क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, मतलब कि डेल्टा H मिक्सचर। हम मिक्सचर की तो बात कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा H मिक्सचर जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब डेल्टा H मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, चलो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने AA बॉन्ड, AA के बीच में बॉन्ड था, BB के बीच में बॉन्ड था, देन हमने सॉल्यूशन बनाया तो AB के बीच में बॉन्ड
ठीक है, इसका मतलब अब ये डेल्टा H मिक्सचर 0 कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था कि सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगी, तो जितना बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, तो जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ये तो आपको पता होगा कि अगर हमें कोई चीज़ तोड़नी है तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक बात है या नहीं? अब जो ए बॉन्ड है, ए बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लो मैंने 10 जूल लगाया, तो जितना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना ही बीबी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस बॉन्ड को भी मैं तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी? ठीक है, और जब मेरी एनर्जी, जब मेरा ए का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो मेरी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो मेरी एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 20 जूल, क्योंकि जितनी एनर्जी बॉन्ड टूटने में लग रही है उतनी एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ आई? तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम डेल्टा H मिक्स निकालेंगे तो क्या करते हैं? H फाइनल, डेल्टा H फाइनल माइनस डेल्टा H इनिशियल। आपका फाइनल क्या है? 20, इनिशियल क्या है? 10 प्लस 10, तो 20 माइनस 20 आपका क्या आ गया? 0। आया या नहीं 0? और यही मैंने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन में आपकी जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन है वो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H को बोलते हैं क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। डेल्टा H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी मिक्सचर का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको भी मैं वर्ड्स में लिखवा दूं क्या? द एनर्जी एब्सॉर्ब when AA and BB bonds are broken is exactly equal to the heat released during the formation of AB bonds। तो मैंने आपको क्या लिखा है? द एनर्जी एब्सॉर्ब, यहाँ पर तो क्या है? एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है बॉन्ड तोड़ने के लिए। व्हेन AA एंड BB बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो जब हमने AA और BB बॉन्ड्स को तोड़ा तो उसमें जो हीट एब्सॉर्ब हुई वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? एग्जैक्टली वो किसके इक्वल है? हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ AB बॉन्ड्स। एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई जितनी एब्सॉर्ब हुई थी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक बात है? समझ आई बात? आपको थर्मोडायनेमिक कंडीशन का पहला पॉइंट डेल्टा H मिक्स समझ आया? Now come to the next point, that is delta V mix is equals to 0। अब delta V क्या होता है? Change in volume। इसको भी पहले एग्जांपल से ही समझ लेते हैं एक बार। AA के बॉन्ड थे, BB के बॉन्ड थे, इससे हमने सॉल्यूशन बनाया था, AB के बॉन्ड्स फॉर्म हुए थे। ठीक है, अब मान लीजिए जो AA है वो 1 लीटर, BB क्या है? 1 लीटर। अब जब AA के बीच में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, BB के बीच में भी इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब हम दो सॉल्यूशन को, दो कंपोनेंट्स को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो 1 लीटर कितना बनेगा? 2 लीटर। उसमें A और B में भी इतना ही बॉन्ड है।
अगर बॉन्ड बड़ा होता तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाती, बट वॉल्यूम अभी एक्सपेंड नहीं हो रही। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें था उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें, तो यहाँ पर क्या होगी 2 लीटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा वी मिक्स निकालती हूँ, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल के 2 माइनस 1 प्लस 1, तो आपका क्या आ गया 0। तो ये इसलिए हमें पता चला कि हमारा डेल्टा वी मिक्स 0 कैसे होगा। अब इसको भी समझने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Force of attraction between the AA and BB bond is equal to the AB bond। ये बात समझ आए? हमारी वॉल्यूम एक्सपेंड क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था AA BB और AB के बीच में वो सेम था। इसलिए जब हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो इसका 1 लीटर इसका 1 लीटर जब दोनों को मिक्स किया तो 2 लीटर ही आया, ना तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुई और ना ही वॉल्यूम कम हुई। तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, इसलिए जब हमने फाइनल माइनस इनिशियल करा तो एग्जैक्टली हमारा क्या आ गया 0। अब डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन एंथैल्पी समझ आ गया होगा। कॉपी करेंगे सब। Now come to the next thermodynamic condition, that is delta S mix। वो क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, और डेल्टा S आपका होता क्या है चेंज इन एंट्रोपी। And what is the meaning of entropy? Degree of randomness। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में सबने। डिग्री ऑफ randomness। ठीक है, तो डेल्टा S मिक्स क्या होगा पॉजिटिव। डेल्टा S होता क्या है चेंज इन एंट्रोपी। And what is the meaning of entropy? Degree of randomness। चलो इसको भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे। A के बीच में बॉन्ड था, BB के बीच में बॉन्ड था, एंड देन हमारा सॉल्यूशन करना था जिसमें AB के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है जिसमें मैंने येलो बॉल्स ली हैं और एक बॉक्स है जिसमें मैंने ग्रीन बॉल्स ली। ठीक है, फिर मैंने उन दोनों बॉक्स को मिक्स कर दिया। अब इस बॉक्स में क्या है येलो बॉल्स भी और ग्रीन बॉल्स भी। ठीक है, अब एक बॉक्स है उसमें येलो बॉल्स है। अब मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया और मैंने बोला कि ये एक बॉक्स है इसमें बॉल्स हैं, तो आप रेंडमली इसमें से बॉल्स निकालो। तो मैंने बोला बिना देखे निकालो, तो वो देख के निकाले या बिना देखे निकाले, सिर्फ आपकी कौन सी बॉल्स निकलेंगी येलो बॉल्स निकलेंगी। अब मैंने एक और बॉक्स दिया, उस बॉक्स में ग्रीन बॉल्स थी। मैंने बोला कि अब इस बॉक्स में से बॉल्स निकालो, तो उसमें से कौन सी बॉल्स निकलेंगी सिर्फ ग्रीन बॉल्स निकलेंगी। ठीक है, ये बात समझ आए।
उसके बाद अब यहाँ तो कोई रेंडमनेस क्रिएट नहीं हो रही ना, आप बिना देखे निकालें या देख के निकालें, येलो बॉल निकल रही है तो येलो ही निकलेगी, ग्रीन निकल रही है तो ग्रीन ही निकलेगी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने दोनों बॉक्स को मिक्स कर दिया, अब रेंडमनेस क्रिएट हो गई। अब रेंडमनेस कैसे क्रिएट हुई? अब चाहे आप देख के निकालो या बिना देखे निकालो, कभी आपके हाथ में कौन सी बॉल आएगी? येलो बॉल, कभी आएगी ग्रीन बॉल। तो अब क्या हुआ? रेंडमली आपके हाथ में कोई सी भी बॉल आ रही है, कभी ग्रीन कभी येलो, तो ये क्या होगी? रेंडमनेस। वहां पर क्या क्रिएट होगी? रेंडमनेस। तो इसलिए मैंने बोला था जो डेल्टा एस मिक्स होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको भी लिखेंगे इन सॉल्यूशन we have two different types of components in solution. We have two different types of components and the entropy of the solution is always greater than the and the entropy of the solution is always greater than the pure solute and pure solvent. ये बात क्लियर? मैंने आपको यही समझाया था इन सॉल्यूशन में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बॉल्स के एग्जांपल लिया था, ग्रीन और येलो बॉल्स, ठीक है। एंड द एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज, जो हमारी एंट्रोपी होगी सॉल्यूशन की वो हमेशा ज्यादा होगी किससे? प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट से। ये बात समझ आ गई? तो हमने अभी तक 3 थर्मोडायनेमिक कंडीशन पढ़ी, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी चाहे आइडियल सॉल्यूशंस हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? डेल्टा जी। और डेल्टा जी मिक्सचर का हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अब डेल्टा जी होता क्या है? डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपने सब कहाँ पढ़ा होगा? 11th क्लास में, गिब्स फ्री एनर्जी। अब जो डेल्टा जी है वो एग्जैक्टली हमें बताता है, हमें बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टेनिटी किसके बारे में बताते हैं? स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। अब स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्शन खुद से हो रही है या हमें कुछ फोर्स देके कुछ एनर्जीज देके वो करानी पड़ रही है, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव है, दैट मींस जो रिएक्शन है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो खुद से हो रही है। कौन सी रिएक्शन है? अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। ये आपके थर्मोडायनेमिक कंडीशंस के 4 पॉइंट्स थे, आपको समझ आ गए होंगे, ठीक। तो अगर मैं अब ग्राफ की बात करूं कि आइडियल सॉल्यूशंस का कैसा ग्राफ होगा, तो जब आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशंस का कैसा ग्राफ होगा? एज इट इज सेम किसके जैसा होगा? रॉल्स लॉ के जैसे। तो हमने रॉल्स लॉ में कैसे बनाया था, सेम हम वैसे बनाएंगे। एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर रही थी? कंपोजिशन को। वाई एक्सिस किसे बता रही थी? पार्शियल प्रेशर को। काफी अच्छे से मैंने
फ्लक्चुएशन का वही ग्राफ होगा जो हमारा रॉल्स लॉ का था। ठीक है, तो यहाँ मैं प्योर A मान लेती हूँ, यहाँ मैं प्योर B मान लेती हूँ, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन x से क्या होगा 1 होगा, प्योर है तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन यहाँ पर किसके प्रेजेंट होंगे A के, और xB के क्या होंगे 0, और यहाँ पर किसके प्रेजेंट होंगे B के होंगे, और xa के क्या होंगे 0 होंगे, xa के क्या होंगे यहाँ 0। ठीक, अब इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि जो P8 है वो हमारा P0 है XA के इक्वल होता है, और जो P0B है वो किसके होता है, जो PB है वो किसके इक्वल है P0B XB के इक्वल है। ठीक, जो P है P0 XA के इक्वल है, तो जब XA की वैल्यू 1 है, जब XA की वैल्यू 1 है तो P क्या होता है P0 A के इक्वल होता है। ये पूरा एग्जैक्टली सेम ग्राफ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और एक बार मैं यहाँ पर भी आपको जल्दी से समझा रही हूँ तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर XB की अगर वैल्यू 1 है तो PB की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल्स टू PB नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर जब मेरा मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पर क्या XA की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो प्योर A होगा, जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की मेरी वैल्यू आई वो क्या है मेरी P0 A। ठीक है, और यहाँ XB की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ B किसके इक्वल आया P0 B के। ठीक, यहाँ जाते जाते राइट साइड जाते जाते प्रेशर आपका क्या हो रहा है B का बढ़ रहा है। ठीक, और जब आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो आपका B का प्रेशर क्या हो रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो B का प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ तो B का प्रेशर 0 ही होगा क्योंकि यहाँ तो मोल फ्रैक्शन भी 0 और सिर्फ और सिर्फ प्योर A प्रेजेंट है, यहाँ पर प्योर B प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा A का जो P0 A होगा वो यहाँ तो 0 ही होगा, यहाँ जाके जाके इंक्रीज होएगा। ठीक है, ये आपको मैंने ग्राफ दिया। फिर जब हम इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो मैंने बताया था PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PP हो गए हैं, और जो ये वाली लाइन थी इस पे क्या था PB इज इक्वल्स टू P0B XB, और जो ये वाली लाइन थी ये क्या थी PA इज इक्वल्स टू P0A XA। ठीक है, अब इसमें मैं नई चीज बता देती हूँ, जो ये दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जब दोनों लाइन मिल रही हैं, पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दो लाइन जब इंटरसेक्ट हो रही हैं तो मतलब कि पूरे प्रोसेस में एक बार ऐसा होगा जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा। जो y एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपका पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज पुट करी थी वो मैंने वैल्यूज निकाल के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रख के मेरे P0 A P0B आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो था वो P0 A के इक्वल आया था, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B था वो P0 B के इक्वल आया था, तो इसलिए एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। जो y एक्सिस है वो ये तो हमें पता ही कि वो पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B। क्या ये बात समझ आई कि पूरे प्रोसेस में एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल होगा कुछ टाइम के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ B के। ठीक है, ये बात समझ आई। तो इस पॉइंट पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, write down the question. The vapor pressure of liquid
B is A and B is 500 and 800 mmHg. 500 and 800 mmHg respectively. Select the correct option at point O. Select the correct option at point O. ठीक, ऑप्शंस में दे देती हूँ आपको. P0A is equals to P0B, PA is equals to PB. C ऑप्शन होगा XA is equals to XB. D ऑप्शन होगा PP is equals to 0. ठीक है, अब ग्राफ भी ड्रॉ करके दे देती हूँ, जब भी तो आप बताएंगे. ये आपका पॉइंट O है. ठीक है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है. अब आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे. अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अब मैंने आपको बोला है कि पॉइंट O पे, ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, इसमें से कौन सा पॉइंट सही है. ठीक है, आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A और B दे रखा है. आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है एट पॉइंट O पे. अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जब इंटरसेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा. तो दिस विल बी योर आंसर. इसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं ये कोई काम की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो O पॉइंट है, जो जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका क्या मतलब है. यहाँ पर क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B. ठीक है, अब इसी ग्राफ पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. Which of the liquid is more volatile? Option A, option B, option C, both, option D, none of these. ठीक, सेम यही क्वेश्चन है, यही ग्राफ है, बट इसमें एक पॉइंट अलग है जो आपको बताना है. विच ऑफ द लिक्विड इज मोर वॉलेटाइल, कौन सा लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होगा. अब मैंने वॉलेटाइल का मतलब आप लोगों को क्या बताया. वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिनके वेपर्स बन जाए. मोर वॉलेटाइल का मतलब कि ज्यादा वेपर्स बने. वेपर्स क्या बने, ज्यादा बने. और ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा. मतलब कि P0A या P0B. जैसे हमने यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है P0A इज 500 और P0B इज 800. तो जिसका प्रेशर प्योर लिक्विड का, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब कि वही मोर वॉलेटाइल होगा, वही बहुत जल्दी वेपर्स बना रहा है. तो फिर इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मोर वॉलेटाइल लिक्विड हुआ, लिक्विड B, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है. क्या ये बात समझ आई? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन
नाउ टेल मी व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। डेल्टा V मिक्स जीरो होता है, डेल्टा H मिक्स जीरो होता है, डेल्टा S पॉजिटिव होता है और डेल्टा G नेगेटिव होता है। अब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें। सॉल्यूशंस which do not follow Rod's law। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो ना करे। तो क्या मैं यहां लिख सकती हूँ PT इज नॉट इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। PT ऑब्जर्व्ड और ये क्या कैलकुलेटेड बाय रॉड्स लॉ। क्या पहला पॉइंट समझ आया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब इसमें इसकी कुछ थर्मोडायनामिक कंडीशंस भी होंगी। अब जिस डेल्टा H मिक्सचर जब हमारा जीरो था तो वो आइडियल था, तो अब इसका अपोजिट क्या होगा? जब डेल्टा H मिक्स जो होगा वो आपका नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। और डेल्टा V मिक्स क्या होगा? वो भी क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो। बट मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाहे आइडियल सॉल्यूशंस हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो, आपकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। और जो आपका डेल्टा G है वो आपका क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। क्या ये बात समझ आई? जो आइडियल सॉल्यूशंस थे वो इक्वल्स टू जीरो हो रहा था। अब डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में वो क्या होगा? इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब जब नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो हमें इसमें एक बात ये पढ़नी है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है मतलब कि ग्रेटर देन जीरो, तो वो क्या कौन से सॉल्यूशंस होंगे? और जब वैल्यू लेसर देन जीरो आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो कौन से सॉल्यूशंस होंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या लिखेंगे? डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब PA इज इक्वल्स टू P0A XA हो रहा था तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन था? ये आपकी आइडियल कंडीशन थी, आइडियल सॉल्यूशन था। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है? नॉन आइडियल में PA इज नॉट इक्वल्स टू P0A XA। रियल सॉल्यूशंस के लिए जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो क्या हो? ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन। अगर PA इज ग्रेटर देन P0A XA है और PB इज ग्रेटर देन P0B XB है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ PD इज ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB। इतने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब जो PB है ग्रेटर देन क्या होगा? P0B XB। सॉरी, जो PA है वो क्या होगा? लेसर देन P0A XA। या फिर PB जो होगा वो लेसर देन P0B XB होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इज लेसर देन P0A XA प्लस P0B XB। इतने में किसी को
दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब है क्या, ये कौन सी डेविएशन शो कर रहे हैं। हमने बोला है ना डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के डेविएशन शो करते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। जब पी ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए है, तो ये कौन सा होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। और जब पी टी इज लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव डेविएशन। क्या इतनी बात समझ आई। अब इसका इनसे मतलब क्या है, चलो एक बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक, चलो नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, जब हमारी पी टी की वैल्यू मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा होगी कैलकुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, ये क्या है आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यहां से क्या आएगी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम नेगेटिव डेविएशन का लिख लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन जब आपकी पी टी की वैल्यू लेसर देन होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये भी अगेन क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये क्या है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, अब जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू से, ये क्या शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। और जब आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेसर देन है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो ये क्या शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको पी टी इज इक्वल्स टू 40 डॉट गिवन है। ठीक, आपको पी नॉट ए की वैल्यू कुछ गिवन है, पी नॉट बी की भी वैल्यू कुछ गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कुछ गिवन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कुछ गिवन है। ठीक है, अब अगर आपको इतना डेटा गिवन है जिसमें पी नॉट ए, पी नॉट बी, एक्स ए और एक्स बी दे रखा है, तो क्या आप ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला लगा के पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्या आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैलकुलेट करके, जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू थी, कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ गई मान लीजिए 30 डॉट। मतलब कि जो क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ये गिवन है और ये आपकी क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, और ये है आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट मींस कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू पीटी की वैल्यू, अगर आपकी पीटी की वैल्यू ज्यादा है, पीटी की वैल्यू ज्यादा है कंपैरेटिवली कैलकुलेटेड वैल्यू से, मतलब कि पीटी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 40 है, क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरी क्या है 40 और कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी क्या है 30, तो यही वाला केस लगता है ना, 40 इज ग्रेटर देन 30, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव डेविएशन बोल सकती हूँ। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आप उसमें बताएंगे कि ये आपको, ये जो सॉल्यूशन आपको दिया है, ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। ये शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। अब फॉर एग्जांपल
मान लीजिए मेरी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके आ गई 60 टॉल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मेरी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो क्या है 40, कैलकुलेटेड क्या है 60, मतलब कि कम है, लेसर देन है इसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है दैट मींस वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। इज इट ओके? क्या ये बात आपको समझ आई? आप समझ आई कि आपको पॉजिटिव डेविएशन कैसे अप्लाई करना है, नेगेटिव डेविएशन कैसे अप्लाई करना है, वो चीज क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगी। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन और यहाँ लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब पहला पॉइंट तो इसमें यही हो जाएगा कि जो पीटी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगा, पहला पॉइंट क्या होगा पीटी मतलब कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज लेसर देन कैलकुलेटेड वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन से डेविएशन होते हैं, जब ए के मॉलिक्यूल, एग्जांपल से समझते हैं, ए के बीच में और जो बी के बीच में इंटरेक्शन है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो ए बी के बीच के इंटरेक्शन से, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या है, जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए बॉन्ड के बीच में इतना इंटरेक्शन और बी के बीच में भी इतना ही इंटरेक्शन और ए बी के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब अभी ये इतना स्पेस ले रहा है, अब फिर उसके बाद ये ऐसे हो गए, बॉन्ड टाइटली हो गए, अभी तक ये ऐसे हैं, अब कैसे हो गए, टाइट बॉन्ड हो गए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब इसमें अब इस पॉइंट को हम समझेंगे, ए और बी के इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है ए बी के इंटरेक्शन से। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल जो ए के बीच का इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो इतना है, और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन ज्यादा है, बट जो ए बी के बीच का इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक है, वो ऐसे हो गया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या है ज्यादा, और ये कैसा है, वीक इंटरेक्शन, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक। अगर ए के बॉन्ड बीच में ये बॉन्ड है और बी के बीच में इतना बॉन्ड है, तो ए बी के बीच में कितना है, इतना। क्या ये बात समझ है? इन दोनों में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें उतना नहीं है, कंपैरेटिवली इसके कम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो आपका डेल्टा वी मिक्स होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ए के बीच में बॉन्ड है, बी के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, ए बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक। अब जो ए के बीच में है, मान लीजिए यहाँ पर 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और यहाँ पर 5 मीटर। अब ये कैसे हुआ, ए के बीच में बॉन्ड जो है वो ऐसे है, बी के बीच में बॉन्ड कैसा है, वो भी ऐसे, ए के बीच में बॉन्ड कैसा है, ऐसा है।
हमारे जो बॉन्ड है वो बड़े हो गए, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गई, और वॉल्यूम एक्सपेंड होके कितनी हो गई? फॉर एग्जाम्पल मैंने माना है कि अगर मैंने दोनों को मिक्स किया तो मेरी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई? 5 लीटर। ठीक है, ये बात समझ आई? अगर मैं इसका डेल्टा V मिक्स कैलकुलेट करती हूँ तो क्या आएगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V फाइनल क्या है? 5 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका क्या आ गया? 3। और 3 आपके कैसे है? पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव का साइन तो नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है मतलब दैट मींस ग्रेटर देन 0 है, और इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव डेविएशन ये शो कर रहा है। ये बात आपको समझ आ गई है ना कि AB के बॉन्ड्स एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंड हो गए तो वो जगह ज़्यादा घेरेंगे, जगह ज़्यादा घेरेंगे तो उनकी वॉल्यूम अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगी। अब इतनी बात समझ आ गई? चलो अच्छा है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पॉजिटिव डेविएशन का ही है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का ही फोर्थ पॉइंट है, डेल्टा H मिक्स इज ग्रेटर देन 0। इसको भी हम एग्जांपल से ही समझें। डेल्टा H मिक्स इज ग्रेटर देन 0 से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हीट एब्सॉर्ब हुई, हीट एब्सॉर्ब in breaking AA and BB bonds is greater than, किससे होगी? heat released in formation of AB bond। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया कि हीट एब्सॉर्ब इन ब्रेकिंग AA एंड BB बॉन्ड्स अगर ग्रेटर है किससे? हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ AB बॉन्ड, तो इस केस में क्या होगा? डेल्टा H मिक्स क्या होगा आपका? डेल्टा H मिक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हमें पता है जो PA है वो ग्रेटर देन P0 XA है, ये भी हमें पता है जो PB है वो ग्रेटर देन P0 XB है, और ये भी हमें बात पता है PP इज ग्रेटर देन P0 XA है प्लस P0 XB। क्या ये सब बातें आपको पता है? इतने में किसी को कोई दिक्कत? का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? हम पहले एग्जैक्टली वही ग्राफ बनाएंगे जो हम रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं। तो रॉल्स लॉ का आपको ग्राफ बनाना आता है, मैं डेरिवेट करके बना लूँ। ठीक है, ठीक, ये आपका क्या है? रॉल्स लॉ का ग्राफ है जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो आपकी वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए, तो पॉजिटिव डेविएशन को कैसे शो करेगा? यहाँ पर आपका क्या बने? कर्व बन जाए। यहाँ क्या बने आपका? ये कर्व बन जाए, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा? इससे थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कर्व बन जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन का कर्व। ये कौन सा कर्व है? पॉजिटिव डेविएशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल्स भी, पॉजिटिव डेविएशन के अब हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब एग्जांपल क्या होंगे? फॉर एग्जांपल नंबर 1 एसीटोन प्लस हेक्सेन, एसीटोन प्लस हेक्सेन।
अब जो एसीटोन है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। एसीटोन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और हेक्सेन कैसी नेचर है, इसकी नॉन पोलर नेचर है। ठीक है, हेक्सेन की कैसी नेचर है, नॉन पोलर नेचर है। अब जो एसीटोन है, एसीटोन, अब एक सॉल्यूशन एसीटोन, एक मतलब आप मान लीजिए एक बीकर एसीटोन का है, एक बीकर हेक्सेन का है। जो एसीटोन का बीकर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से अटैच्ड है। ठीक है, अब जो हेक्सेन का बीकर है वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से अटैच्ड है, दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अपने घर में। अब मैंने एक बीकर लिया, उसमें इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब दोनों को मिक्स करूंगी तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो इसकी जितनी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, अब वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी हेक्सेन की वजह से। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में हमारी जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वीक इंटरेक्शन। जो हमारा इसका सॉल्यूशन बनेगा, जो हमारा इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, वो वीक इंटरेक्शन शो करेगा। जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कैसा इंटरेक्शन होगा, वीक इंटरेक्शन। मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन में बताया ही था, जो ए के बीच में बॉन्ड है और जो बी के बीच में बॉन्ड है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है किससे, ए बी से। मतलब सॉल्यूशन के अट्रैक्शन से इनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। वही एग्जांपल में मैंने आपको ये शो किया है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कोहल लिया प्लस साइक्लोहेक्सेन। अब अगेन साइक्लोहेक्सेन क्या है, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, और जो ये क्या है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये एल्कोहल है, चाहे मीथेनॉल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, डजंट मैटर। ये क्या है आपका एल्कोहल, और ये इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगेन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगी, वीक होंगी। साइक्लोहेक्सेन इसे डिस्टर्ब करेगा, एल्कोहल साइक्लोहेक्सेन को डिस्टर्ब करेगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो अगेन कैसा इंटरेक्शन शो करेगा, अगेन वो आपका वीक इंटरेक्शन शो करेगा। जो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा इंटरेक्शन शो करेगा, वीक इंटरेक्शन, अगेन वीक इंटरेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर प्लस एल्कोहल। अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट है। पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, एक बीकर में वाटर है, एक बीकर में एल्कोहल है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ डालते हैं, क्योंकि जो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 4 होती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर 4, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था। और एल्कोहल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एल्कोहल 1। तो अब यहाँ पर ये ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है एक दूसरे से, H2O के मॉलिक्यूल्स इतने एल्कोहल के एक दूसरे से अटैच नहीं है। तो जब मैं इन दोनों का मिक्सचर बनाऊंगी, दोनों को एक साथ मिलाऊंगी, एल्कोहल को और वाटर को, तो ये इसकी बॉन्डिंग में डिस्टर्ब करेगा, ये इसकी बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा। तो जो ओवरऑल जो हमारी कंपैरेटिवली क्या होगा, जो कंपैरेटिवली जो हमारी सॉल्यूशन की जो इंटरेक्शन होगी वो वीक ही हो जाएगी इन सॉल्यूशन। इसमें भी ये लिखेंगे जो सॉल्यूशन की जो इंटरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वीक इंटरेक्शन ही होगी। क्या आपको पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल समझ
और ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली लिखने के लिए आ जाते हैं या फिर एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एग्जाम्पल्स को याद रखने ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। चलो नेगेटिव डेविएशन की हम बात करें। नेगेटिव डेविएशन में हमने फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ ही लिया था, पीटी इज लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरेटिवली ए और बी के बॉन्ड्स के। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी की होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी किसके कंपैरिजन में, ए और बी के बॉन्ड्स के कंपैरिजन। ये कैसे होगी, वीक इंटरेक्शन। ठीक, अब इसमें थर्ड पॉइंट डेल्टा वी मिक्स। अब इसमें जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स इसमें क्या होगा, लेसर देन जीरो। अब ये लेसर देन जीरो कैसे होगा, ये भी हम समझ लेते हैं। अब एग्जांपल मानिए मैं इसको 1 लीटर ले लेती हूँ, ये 1 लीटर और ये 1.5 लीटर। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ। अब जो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन है वो वीक है। वीक का क्या मतलब है कि उनका इंटरेक्शन ऐसा है, ए के बीच में भी और बी के बीच में भी इंटरेक्शन कैसा है, ऐसा है। और ए बी के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स वो पास पास है, उनका इंटरेक्शन ऐसा है। अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ऐसा है तो ए बी के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ऐसा है। ठीक है, अब अगर मैं इसका डेल्टा वी मिक्स निकालती हूँ तो हम क्या करते हैं, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी फाइनल 1.5 और बी इनिशियल क्या है 2। योर आंसर विल बी 0.5 लीटर, बट माइनस हमारा आंसर क्या है, माइनस में 0.5 लीटर, दैट मीन्स लेसर देन 0। और डेल्टा वी मिक्स अगर लेसर देन 0 आ गया दैट मीन्स इट शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, कैसी बात समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेल्टा एच मिक्स इज लेसर देन 0। डेल्टा एच मिक्स इज लेसर देन 0 का क्या मतलब है कि हीट रिलीज in formation of AB bond is greater than heat absorbed in breaking AA and BB bond। क्या ये बात आपको समझ आई? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, लेसर देन 0 होगा। ठीक, अब नेगेटिव डेविएशन का भी कुछ ग्राफ होगा तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सेम एज इट इज हमें वही ग्राफ ड्रॉ करना है जो हमारा रॉल्स लॉ का हुआ करता था। हमने यहाँ पर रॉल्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ये नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करेगा ये देखते हैं। नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या है, जो पी ए की वैल्यू है वो लेसर हो पी नॉट ए और ए से, और जो पी बी की वैल्यू है वो लेसर देन पी नॉट बी और एक्स बी के। ठीक, अब
ये किसका ग्राफ है आपका? नेगेटिव डेविएशन। जो यहाँ पर व्हाइट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रॉड्स के ग्राफ को, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को। जो ग्रीन लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्रीन कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन वाले केस में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स। नेगेटिव डेविएशन के क्या एग्जांपल होंगे? इसमें एक लाइन लिख लो, इफ एनी, राइट डाउन द पॉइंट, इफ एनी negative deviation if any volatile strong electrolyte dissolve in water नेगेटिव डेविएशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? अब ये भी पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl प्लस पानी। ठीक है, HCl जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, किसमें टूट जाता है? HCl प्लस Cl माइनस। अगर मैं एग्जांपल ले लूं CH3COOH प्लस H2, तो क्या ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा? ये नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करेगा। लंबा सा क्यों? क्यों ये नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करेगा? क्योंकि जो CH3COOH है वो किसमें ब्रेक डाउन होगा? CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में, पर सॉल्यूशन में इसमें कुछ अमाउंट ऑफ CH3COOH भी प्रेजेंट रह जाता है। दैट मींस इट इज नॉट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं H प्लस और Cl माइनस में, और जो CH3OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाया है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, और हम किसके एग्जांपल ले सकते हैं? HNO3 प्लस H2, और क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये आपको सारे एग्जांपल याद होने चाहिए, बट एसीटोन और क्लोरोफॉर्म तो एकदम याद होना चाहिए कि अगर आपसे नींद में मैं पूछूं कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म किसके एग्जांपल है, कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और क्या होता है? और क्या हो सकते हैं? बस इतने एग्जांपल्स, मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये सब कॉपी करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एजियोट्रॉप्स। अब ये एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? अब एजियोट्रॉप्स पढ़ने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, एक मैंने बाइनरी सॉल्यूशन दिया जिसमें A प्लस B लिक्विड कोई भी प्रेजेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, B का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने इस बीकर को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, तो अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से किसकी वेपर्स बनेगी? जब इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो
बी के ही वेपर्स बनेंगे। और अगर मैंने दो लिक्विड्स हैं और दो लिक्विड्स को मैंने सेपरेट करना है तो मैं कैसे सेपरेट करूंगी? बॉईल करके, क्योंकि मुझे एक का पता है 100 डिग्री सेल्सियस है एक का बॉइलिंग पॉइंट और एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मैंने उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, दैट मीन्स अब जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? बी के बनेंगे। तो बी के वेपर्स बने और मैंने उनको कंडेंस कर दिया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ए लिक्विड अलग बच गया, बी लिक्विड अलग बन गया, ठीक। तो इस मेथड से ये कौन सा मेथड होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, मैंने 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो वेपर्स मेरे सिर्फ किसके बनेंगे? बी के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बी का 50 है, इसका तो ज़्यादा है 100 है। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तब इसके वेपर्स बनेंगे। तो जब हमें दो लिक्विड्स को सेपरेट करना हो बाय द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी जब लग सकता है जब दो लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो डिफरेंट हो, अगर सेम होगा तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक। एजियोट्रॉप्स होते हैं, अब हम ये लेंगे बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन that boil at same temperature, that boil at same temperature। इससे इनका क्या मतलब? बाइनरी मिक्सचर मतलब कि जब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट बॉयल एट सेम टेम्परेचर, जिसको हम सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते जाएं, ठीक। दूसरा पॉइंट, दे हैव सेम composition they have same composition in liquid phase and vapor phase। इसमें क्या है कि जो उनकी जो कंपोजिशन है, जो बाइनरी मिक्सचर है जिसमें ए और बी प्रेजेंट है, इसमें क्या है, जो हमारा बाइनरी दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इनका जो कंपोजिशन होगा मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड फेज इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इक्वल हो जाएं उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये पॉइंट मैंने हम इसको मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बता दिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, टेम्परेचर हम चेंज करते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाता है। बट जो एजियोट्रॉप्स होते हैं हम उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो एजियोट्रॉप्स के ये 3 पॉइंट्स हैं। आपको बोर्ड्स के एग्जाम में थ्योरेटिकली में यही पूछा जाएगा, ये आपको पॉइंट्स आने चाहिए। बाकी एग्जाम में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी एमसीक्यू के बेस पे ये चीज़ पूछी जा सकती है। थ्योरेटिकली आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर होता है, सेम टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। और जो इनकी कंपोजिशन होती है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो इक्वल होती है, ठीक।
एजियोट्रॉप्स होते हैं, दो तरीके के, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या होता है जो आपको याद रखना होता है? इथेनॉल वाटर मिक्सचर, इथेनॉल वाटर मिक्सचर। बट इनको कितना परसेंट इथेनॉल लेना है, कितना परसेंट वाटर लेना है, ये डिसाइडेड होता है। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं उसका जो एग्जांपल है इथेनॉल वाटर मिक्सचर, तो इसमें इथेनॉल की भी परसेंटेज डिसाइडेड है और वाटर की भी परसेंटेज डिसाइडेड है। अगर उसके अलावा हम कोई और परसेंटेज इसकी लिखते हैं तो दैट मीन्स वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसकी क्या होगा? 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल, 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल। दैट मीन्स 95% इथेनॉल है और 5% वाटर। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इसके अलावा और कोई परसेंटेज हुई दैट मीन्स वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल नहीं है। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो कौन से डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। कौन से डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, ऐसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कोई एग्जांपल हो। अब इसका क्या एग्जांपल होगा? नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। अब इन्होंने इसमें बोला है जो नाइट्रिक एसिड की परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए? 68%। और जो वाटर होता है वो कितना होना चाहिए? 32%। तो हमें एग्जैक्टली यही याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड की 68%, वाटर की 32%, तभी वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल होगा। बाय मास। ठीक, और ये कौन से डेविएशन शो करेंगे? ये शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और समझा देती हूँ। जो आपकी वॉलेटिलिटी होती है, जो आपकी वॉलेटिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे कोई भी सब्सटेंस जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही कम होगा। वॉलेटाइल सब्सटेंस के ही तो वेपर्स ज्यादा बनते हैं और मैंने रिलेशन बताया कि वॉलेटिलिटी जो होती है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में जो वॉलेटिलिटी होगी, इस केस में जो वॉलेटिलिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक, समझ आइएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में काम आ सकता है। ठीक, कि वॉलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। काफ़ी थियोरिटिकल लेक्चर था आज का। और तो एक बार आप जाके घर पे अपने एनसीईआरटी रीड करेंगे। एनसीईआरटी जब रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ऑलवेज।